हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम अगेन। होपफुली आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर चैप्टर नंबर 4 ऑफ सी इंटरमीडिएट कॉस्टिंग एंड दिस इज चैप्टर 4 कॉस्ट शीट। तो ये है हमारा कॉस्ट शीट चैप्टर का पहला स्टडी सेशन, जिसका हमारा एजेंडा रहेगा नंबर 1। एक तो हम समझने की कोशिश करेंगे कॉस्ट शीट है क्या और इसका फॉर्मेट क्या है। बाद में हमें याद होना चाहिए फॉर्मेट का लॉजिक, आज हम सीखेंगे। उसके बाद में उस फॉर्मेट को अब हम अप्लाई करेंगे नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स। नंबर 2, हमारा सेकेंड एजेंडा रहेगा आज का सीखना वैल्यूएशन ऑफ फिनिश गुड। हमने एक वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 मटेरियल कॉस्ट में सीखा था, जहां पर हमने एक बड़ी सी टेबल बनाई थी। डेट, पर्टिकुलर, रिसिप्ट में क्वांटिटी प्राइस अमाउंट, इशू में क्वांटिटी प्राइस अमाउंट एंड बैलेंस में क्वांटिटी प्राइस अमाउंट, स्टोर लेजर, जहां पर हमने रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन सीखा था फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज इन मेथड से। तो आज हमें सीखना है वैल्यूएशन ऑफ फिनिश गुड। एक और अभी हमारे पास स्टॉक बाकी है, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ डब्ल्यूआईपी। एक और स्टॉक का वैल्यूएशन, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ डब्ल्यूआईपी। वो भी कोर्स में है, पर वो इस चैप्टर में कवर नहीं करेंगे, वो करेंगे हम प्रोसेस कॉस्टिंग में कवर। सो यहां पर अगर कोई वैल्यूएशन होगा डब्ल्यूआईपी का, वर्क इन प्रोग्रेस का, तो वो क्वेश्चन हमें देगा। सो ये हमारे दो एजेंडा और यही कुल मिला के टोटल कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में। छोटा सा चैप्टर है, 6 से 7 सेशंस में कंप्लीट हो जाता है जनरली। हाँ, वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है, वो भी मैथमेटिक्स ओरिएंटेड है। कॉन्सेप्ट तो जो आज करने वाले हैं वो उस चैप्टर के सब कुछ कंप्लीट कवर कर लेगा। सो वेटेज वाइज 5 का तो हमेशा क्वेश्चन आता है। कभी कभी बड़ा अगर क्वेश्चन होता है तो वहां पर 8 to 10 मार्क्स का भी वेटेज चला जाता है। सो चैप्टर बहुत अच्छा, इजी, मार्क्स स्कोर करवाने वाला चैप्टर है। तो अच्छे से आज का कॉन्सेप्ट देखिएगा। हाँ, नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि आपको कॉस्ट शीट का फॉर्मेट 100% याद हो। हाँ, ये भी उम्मीद करूंगा ये चैप्टर करने से पहले आप लोगों को अब मटेरियल कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट और ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन, एलोकेशन, वो सब कुछ बहुत अच्छे से आता है। सो अब उन तीनों चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समराइज या कंसोलिडेट करेंगे एक शीट के अंदर, और इस शीट को ही बोलेंगे कॉस्ट शीट या फिर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। तो आप समझते हैं ये है क्या, कॉस्ट शीट या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। वैसे मैंने आपको नोट्स में ये स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट का ब्लैंक फॉर्मेट बना के दिया, पर ये फॉर्मेट ऐसा क्यों है उससे पहले थोड़ा सा समझते हैं। कॉस्ट शीट और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। अब इसके फॉर्मेट क्या है, ये एक टेबल है। समझते हैं ये बनती कब पे। पहले तो ये पीरियड के बिगिनिंग में बन रही है या एंड में। जनरली ये पीरियड के बिगिनिंग में बनती है, यानी प्रोजेक्टेड नंबर्स पे बेस्ड होगी, पहली बात। कई बार क्वेश्चन में एक्चुअल नंबर देके बोलता है इसकी कॉस्ट शीट बना दो, तो इसका मतलब वो एंड ऑफ द पीरियड पे बन रही है। ठीक है, ये भी दोनों प्लेस पे बनती है, पर इसका मेन रोल क्या है, पर्पस क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है बनाने का। ये कॉस्ट शीट हम बना रहे हैं एक प्रोडक्ट, गुड्स और सर्विसेज जो भी हम बना के बेच रहे हैं, एक प्रोडक्ट को बना के बेचने की क्या कॉस्ट लगती है, ये उस सारे एक्सपेंसेस को क्या कर रही है, कंसोलिडेट कर रही है। पहले भी मैंने समझाया था, जब एक्सपेंस 1 प्लस एक्सपेंस 2 प्लस एक्सपेंस 3 तीनों को टोटल करते हैं तो उसको कॉस्ट बोलते हैं। कॉस्ट और एक्सपेंस में डिफरेंस ये होता है, एक्सपेंस एक एक हेड वाइज आइटम होता है, और जब मल्टीपल एक्सपेंसेस को कंसोलिडेट करते हैं उसको कॉस्ट बोलते हैं। तो यहां पर भी हम क्या कर रहे हैं, यहां पर भी एक प्रोडक्ट को बनाना और बेचना दोनों, एंड प्रोडक्शन एंड सेल्स, इन दोनों एक्टिविटीज को करने के कारण क्या क्या एक्सपेंसेस लगे एक प्रोडक्ट को बनाने और बेचने के लिए, उन सबको क्या कर रहे हैं, एक लिस्ट में लिस्ट डाउन कर रहे हैं। एक्चुअली एक स्टेटमेंट में लिस्ट डाउन कर रहे हैं। इससे बेनिफिट ये होगा कि प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट हमारे पास में आएगी कि इस प्रोडक्ट को बना के बेचने तक, रॉ मटेरियल से खरीदने से लेके कस्टमर के घर तक पहुंचाने तक का टोटल एक्सपेंस क्या आता है, कस्टमर को डिलीवर करने तक का टोटल एक्सपेंस क्या आता है।
पूरी वैल्यू चेन, पूरी वैल्यू चेन में जहां पर भी वैल्यू एडिशन हो रहा है, उस वैल्यू एडिशन करने के लिए जो आपको एक्सपेंसेस करने पड़ रहे हैं। पहले तो वैल्यू चेन और सप्लाई चेन क्या फर्क होता है? वैल्यू चेन इंटरनल टू ऑर्गेनाइजेशन होती है, सप्लाई चेन एक्सटर्नल टू ऑर्गेनाइजेशन होती है। एग्जांपल, फार्मर ने कॉटन रेज किया, उसने उसको बेचा थ्रेड मैन्युफैक्चरर को, थ्रेड मैन्युफैक्चरर ने थ्रेड बेचे, क्लोथ मैन्युफैक्चरर को, क्लोथ ग्रे क्लोथ बनता है जो रॉ कपड़ा होता है, उसके बाद में वो डाइंग में जाएगा, डाइंग वाला उसको गारमेंट्स वाले को बेचेगा, गारमेंट्स वाला उससे शर्ट बना के होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर को भेजेगा, वहां से रिटेलर के पास जाएगा और वहां से कस्टमर तक पहुंचेगा। दिस इज कॉल्ड एज सप्लाई चेन। पहली तो ये क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज वैल्यू चेन? ऑर्गेनाइजेशन सप्लायर से रॉ मटेरियल इनपुट खरीदता है, प्रोक्योर करता है, फिर उसको प्रोडक्शन में ट्रांसफर करता है, प्रोडक्शन में ट्रांसफर करके गुड्स बन के वेयरहाउस में पहुंचते हैं, वेयरहाउस से गुड्स सेल्स वाले के पास जाएंगे, वहां से डिस्ट्रीब्यूशन वाले के पास जाएंगे और फिर फाइनली कहां पहुंचेंगे? कस्टमर तक। तो जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के ये सारे स्टेप्स हैं जिससे रॉ मटेरियल फिनिश गुड, रॉ मटेरियल सप्लायर से लेके फिनिश गुड कस्टमर तक पहुंचाने की जो पूरी चेन है, दैट इज कॉल्ड एज वैल्यू चेन। होपफुली पहले तो वैल्यू चेन सप्लाई चेन में डिफरेंस समझ में आया। तो अब इस वैल्यू चेन में अलग अलग पॉइंट पे क्या होगा, आप एक्सपेंस करोगे तभी वो अपनी अगली स्टेज पे जाएगा। एग्जांपल, रॉ मटेरियल खरीदते हैं, सप्लायर को परचेज प्राइस देते हैं, वहां पे अपन लेबर इंक्लूड करते हैं, लेबर उस पर वर्क करता है, रॉयल्टी पे करते हैं जो हमने किसी से पेटेंट वगैरह ले रखा होगा, कुछ मोल्ड्स जेक्स यूज करेंगे, सांचे ढांचे यूज करेंगे, उससे वो प्रोडक्ट क्या होगा? बनना शुरू होगा। कहां बनेगा? फैक्ट्री में बनेगा, तो फैक्ट्री का रेंट देना पड़ेगा, मशीनों का डेप्रिसिएशन लगेगा, पावर का एक्सपेंस लगेगा, ये सारी चीजें, ऑपरेटर, मशीन ऑपरेटर वगैरह की सैलरीज पे करनी पड़ेगी। फिर ये प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाएगा जो कि क्यूसी होगा, क्वालिटी चेक होगा, क्वालिटी चेक के बाद में इसको पैक करना पड़ेगा प्रिजर्व करने के लिए। नहीं तो हो सकता है कुछ प्रोडक्ट को अगर प्रिजर्व करने के लिए आप पैकिंग नहीं लगाओगे तो वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। वहां से गुड्स जाएगा कहां पर? वेयरहाउस में। वेयरहाउस में गुड्स क्या होगा? वहां पर पहले स्टोर होगा तो वेयरहाउस के भी रेंट एक्सेट्रा एक्सपेंसेस लगेंगे। वहां से वो सेल्स पर्सन को दिया जाएगा या डिस्ट्रीब्यूटर पर को दिया जाएगा, जहां से सेल्स वाला अपनी मार्केटिंग वगैरह करेगा, सेल्स वाला एडवर्टीजमेंट वगैरह करेगा और वहां से डिस्ट्रीब्यूशन वाले को जाएगा, जिस जो कि अगेन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वैन या कोई डिलीवरी वैन अगर यूज होगी तो उसका भी एक्सपेंस लगेगा, उसका पेट्रोल, उसका डेप्रिसिएशन, और वहां से कस्टमर तक पहुंचेगा। तो ये पूरी जो चेन थी सप्लायर से लेके कस्टमर तक पहुंचाने की, हर प्लेस पे जैसे जैसे गुड्स आगे बढ़ा, अपनी इस चेन में आगे बढ़ा, फॉरवर्ड हुआ, वहां वहां पर एक्सपेंसेस इनकर करने पड़े। और ये सारे एक्सपेंसेस हैं गुड्स को बनाने और बेचने तक के सारे एक्सपेंसेस, इन सबको लिस्ट डाउन कर रहे हैं हम स्टेटमेंट। क्यों कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिव क्या है? ताकि हमें पता चले कि एक प्रोडक्ट को बना के बेचने की टोटल कॉस्ट क्या लगने वाली है, जिसको हम नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करेंगे तो हमें पर यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी, हमें पर यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी। यही तो मेन ऑब्जेक्टिव था कॉस्टिंग का, टू असरटेन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। ascertain the cost of product का मतलब what is the cost you are going to incur for production and sales of that product, ताकि आप उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ के क्या क्लियर डिटरमाइन करोगे कि मुझे ये गुड्स कितने में बेचना है। आज समझिए, सेलिंग प्राइस आपको पहले डिक्लेयर करनी पड़ती है मार्केट में, तब कस्टमर आपको ऑर्डर देता है कि ठीक है जी, मुझे ये प्राइस एक्सेप्टेबल है, आप मेरे लिए 100 यूनिट्स बनाइए। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप प्रोडक्ट बना के रख लो 1 लाख यूनिट और फिर उसके बाद कॉस्ट निकालो, फिर उसमें प्रॉफिट जोड़ के सेलिंग प्राइस निकालो, फिर कस्टमर को बोलो जी मेरी तो ये सेलिंग प्राइस है। शायद उसको सूटेबल ही नहीं होगा, वो आपको ऑर्डर ही नहीं देगा। तो वो उस 1 लाख पीसेस का करोगे क्या? अपने घर के बाहर सजाएंगे फिर, और क्या, स्क्रैप होगा एक तरीके का। तो इसलिए इसका मतलब ये असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस पीरियड या प्रोडक्शन के पहले होता है। तो इसमें वो सारे एक्सपेंसेस को लिस्ट डाउन करना पड़ेगा स्टेटमेंट में, जो उस प्रोडक्ट को बनाने और बेचने के सारे हमारे लगने वाले। तो इस लिस्ट का भी एक सीक्वेंस होना चाहिए, एक लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए। क्या लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए? जैसे जैसे वो अपनी वैल्यू चेन के स्टेप्स में आगे बढ़ा,
रॉ मटेरियल पहले WIP वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट हुआ, फिर फिनिश गुड में कन्वर्ट हुआ, फिर फिनिश गुड डिस्ट्रीब्यूटर को हैंड ओवर हुआ। तो ये जो जितने स्टेप्स में वो आगे बढ़ रहा है, उस स्टेप में जैसे जैसे एक्सपेंस इनकर हो रहे हैं, उसी सीक्वेंस में इस स्टेटमेंट को बना देना सबसे बेस्ट तरीका होगा, सबसे बेस्ट लॉजिकल तरीका रहेगा स्टेटमेंट को बनाने का। तो यही हमारी कॉस्ट शीट है जी। क्वेश्चन ये आता है कि तो अभी एक चीज समझ में आ गई, कॉस्ट शीट वैसे तो साल के शुरू में बनती है ताकि आपको प्रोडक्ट को बनाने से पहले ही उसमें क्या कॉस्ट लगने वाली है सारी चीजें पता हो। कई बार क्वेश्चन आपको ईयर एंड का डेटा देके बोलेगा कि जी अब पूरे साल की कॉस्ट शीट बनाओ, तो फिर हम एक्चुअल डेटा को यूज कर लेंगे, ठीक है, उससे हमें एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट पता चल जाएगी। सेकेंड, कॉस्ट शीट क्या मल्टीपल प्रोडक्ट की कंबाइंड बनेगी? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप ज्वेलर हो, एक पीस गोल्ड का बना रहे हो एक आइटम, और एक आइटम सिल्वर का बना रहे हो, ऑफ कोर्स कॉस्ट तो बहुत सारी इनकर हो रही होगी, कुछ कंबाइंड भी इनकर होगी, कॉमन कॉस्ट होगी, जैसे शोरूम का रेंट, वेयर हाउस का रेंट, या आपके फैक्ट्री का रेंट। तो आपको ऐसा नहीं कर सकते कि टोटल कॉस्ट सारी चीजों की टोटल मार के डिवाइड बाय टोटल गोल्ड एंड सिल्वर के क्या क्या आइटम बने उनका सब सम ऑफ नंबर जो भी काउंट है उसका टोटल करिए, डिवाइड करिए और पर यूनिट कॉस्ट निकाल दीजिए। गोल्ड की भी वही रेट और सिल्वर की भी वही रेट। सिल्वर तो बिकेगा नहीं, गोल्ड सारा निकल जाएगा। इसका मतलब कॉस्ट शीट आपको हर प्रोडक्ट की क्या करना पड़ेगा? अलग बनाना पड़ेगा। प्रोडक्ट ए की कॉस्ट शीट का कॉलम अलग चलेगा, प्रोडक्ट बी की कॉस्ट शीट का कॉलम अलग चलेगा। प्रॉब्लम आएगी जो कॉस्ट 1-on-1 प्रोडक्ट के साथ में ट्रेस कर सकते हो, डायरेक्टली ट्रेसेबल इनटू द प्रोडक्ट, वो तो हो गई डायरेक्ट कॉस्ट। और जो कॉमन कॉस्ट इनकर हो रही है फैक्ट्री का रेंट वगैरह, फिर उसको कैसे करोगे? उसी के लिए तो हमने ओवरहेड चैप्टर में एब्जॉर्प्शन रेट निकाल रखी है, पर मशीन आर, पर लेबर आर, पर परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट। वो जैसी इंडस्ट्री होगी वैसा एब्जॉर्प्शन रेट होगा, वो एब्जॉर्प्शन रेट अप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट की कॉस्ट शीट में यूज हो जाएगा। तो होपफुली सबको समझ में आया। पहले सीक्वेंस समझते हैं, फिर ये एब्जॉर्प्शन वगैरह की बातें क्वेश्चन के साथ में ले लेंगे। आज तो वैसे हम क्वेश्चन कर नहीं रहे, आज हम सिर्फ फॉर्मेट की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला कॉस्ट शीट शुरू कहां से होगी? मैंने अभी आपको कहा जैसे वैल्यू चेन में प्रोडक्ट आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी कॉस्ट शीट में आइटम ऐड होते जाएंगे। 3 कॉलम बनेंगे, ये प्रोडक्ट वाइज बनेगी, यानी अगर आपके पास में मल्टीपल प्रोडक्ट है ए और बी तो ये अलग अलग बनेगी, या आप कॉलम बनाएंगे ए का अलग अमाउंट का और बी का अलग अमाउंट का। नंबर 1 ये एक चीज पता होनी चाहिए। ये मंथली, एनुअल, क्वार्टरली कुछ भी बन सकती है, जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा ध्यान रखना पड़ेगा। पर यूनिट के कॉलम को एक बार आप ब्लैंक रखेंगे, सिर्फ हम पर्टिकुलर और अमाउंट का कॉलम फिल करेंगे। तो अब सबसे पहले शुरुआत कहां से होगी? कुछ रैंडम नंबर्स भी ले लेंगे साथ में, क्वेश्चन मानते हुए चलते हैं कि यही हमारा क्वेश्चन। अच्छा, यहां पर भी हम मैचिंग कॉन्सेप्ट चलाएंगे, बिल्कुल एक्रूअल कॉन्सेप्ट का जो एक्सटेंशन है मैचिंग कॉन्सेप्ट, वो भी यहां चलेगा। यानी अगर आपने कुछ इस साल रॉ मटेरियल परचेज किया 1 CR का और उसमें से सिर्फ 60 लाख से यूज किया है, 40 लाख का रॉ मटेरियल अभी भी आपके क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा है, तो फिर जब प्रोडक्ट जो कंप्लीट हो गए हैं और बिकने के लिए जा रहे हैं, उनका जब वैल्यूएशन करोगे, उनकी जब कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करोगे, आर वी गोइंग टू कंसिडर 60 लाख, 40 लाख और 1 CR? परचेज कॉस्ट कंसिडर होनी चाहिए या जितना सिर्फ रॉ मटेरियल यूज हुआ है वही कंसिडर होनी चाहिए कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए? ऑफ कोर्स जितना रॉ मटेरियल यूज हुआ है वही कंसिडर होनी चाहिए। जो रॉ मटेरियल यूज नहीं हुआ, क्लोजिंग में रह गया, वो इस साल के फिनिश गुड, इस साल के यूनिट्स की वैल्यू में ऐड नहीं होना चाहिए। वो अगले साल जब यूज होगा तो अगले साल जो यूनिट बनेंगे तो उनकी कॉस्ट में ऐड अप होना चाहिए। तो वैसा का वैसा एप्लीकेबल होगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल के लिए। खरीदा पिछले साल था, पैसे पिछले साल दिए नहीं दिए, कैश पे खरीदा, क्रेडिट पे खरीदा, उससे कोई मतलब नहीं है।
पर खरीदा पिछले साल था, पर अब बच गया था पिछले साल, और इस साल हम उस रॉ मटेरियल को यूज करेंगे प्रोडक्ट बनाने में, तो क्या वो कॉस्ट, उस रॉ मटेरियल की कॉस्ट जो हमारे ओपनिंग स्टॉक में था, क्या इस साल के प्रोडक्ट जो हम बनाने वाले हैं उसकी कॉस्ट में, कॉस्ट पर यूनिट में क्या ऐड होनी चाहिए? होनी चाहिए। यू शुड बी मैचिंग योर एक्सपेंसेस विथ योर रेवेन्यू। यही मैचिंग कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर भी हम मैचिंग कॉन्सेप्ट को ही यूज कर रहे हैं, हम कैश बेसिस वाली अकाउंटिंग नहीं करते हैं। शुरुआत करते हैं, कहां से शुरू होगा? सबसे पहला स्टेज क्या होता है कि सप्लाई वैल्यू चेन में आपका रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में भी अभी पहले गुड परचेज मत करो, कुछ तो घर में ऑलरेडी पड़ा है स्टोर रूम में, जिसको हम क्या बोलते हैं? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। पिछले साल खरीदा था पर यूज इस साल कर रहे हो, तो जो पिछले साल की कॉस्टिंग है वो पिछले साल के प्रॉफिट कैलकुलेशन में गई नहीं होगी, क्योंकि रेवेन्यू के सामने उसी कॉस्ट को मैच करेंगे जो उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए यूज हुआ है। तो अगर पिछले साल कुछ रॉ मटेरियल खरीदा और यूज नहीं हुआ था रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, इस साल यूज होगा, तो वो कॉस्ट इस साल कंसिडर होगी। यही है जी कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट का। इसीलिए आप ट्रेडिंग अकाउंट में 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 परचेज और बाय क्लोजिंग स्टॉक करते हो। उसका मतलब क्या? पिछले साल खरीदा हुआ इस साल यूज हो रहा है तो डेबिट करो, और इस साल का कुछ रॉ मटेरियल है जो इस साल यूज नहीं हो रहा है, अगले साल यूज करो होगा, तो उसको इस साल के कॉस्ट में से निकालो। निकालो मतलब क्रेडिट कर दिया हमने बाय क्लोजिंग स्टॉक, वो अगले साल ट्रांसफर हो गया। सेम एडजस्टमेंट यहां पर भी होंगे। सबसे पहला शुरुआत होगा ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अच्छा, आप चाहें तो यहां इंटरनल कॉलम भी बना सकते हैं। लेट्स से ओपनिंग स्टॉक है 10 लाख रुपए का, रुपीस का। नेक्स्ट, अब आप कुछ रॉ मटेरियल परचेज करेंगे अपने सप्लायर से। ध्यान देना, परचेज की वैल्यू क्या इंक्लूड करेगी? सब कुछ आपका लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट लेस हो चुका होगा। ये सब हम मटेरियल कॉस्ट में कर चुके, ये सब हम मटेरियल कॉस्ट में कर चुके। लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट लेस हो गया, उसमें जीएसटी ऐड होगा या नहीं होगा डिपेंड करेगा आपको आईटीसी मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर आपको टैक्स पे क्रेडिट वापस मिल रही है तो फिर वो आपकी कॉस्ट का पार्ट ही नहीं है, क्योंकि आप क्या करोगे? आपने जो सप्लायर को पे किया वो आप कस्टमर से कलेक्ट करके नेट ऑफ कर लोगे, तो फिर वो आपकी कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं बनेगा। लेकिन अगर आपको आईटीसी इनपुट क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर नहीं मिल रही है किसी भी रीजन से, तो उस केस में आपको वो कॉस्ट का बर्डन किसको पास ऑन करना पड़ेगा? कस्टमर को पास ऑन करना पड़ेगा, यानी ऐड होगी। तो वो सारे एडजस्टमेंट जो हमने वहां पर किए थे मटेरियल कॉस्ट चैप्टर में, सब कुछ करने के बाद आपको क्या आएगी? फाइनल परचेज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एक्सक्लूडिंग जीएसटी इफ आईटीसी अवेलेबल, और अगर नहीं है तो इंक्लूड हो जाएगा जीएसटी। लेट से 50 लाख का परचेजेस किया, पर यूनिट का कॉलम बनाना ही नहीं अभी, वो उसको ब्लैंक ही रखेंगे। टोटल हो गया आप 60 लाख का रॉ मटेरियल, लेकिन उसमें से कुछ तो आप परचेज रिटर्न भी कर दोगे, हो सकता है किसी भी रीजन के कारण। परचेज रिटर्न, लेट से 2 लाख का रिटर्न किया, कुछ एक्सपेंसेस भी लगे होंगे। अगर आपको याद हो तो वहां पर हमने जो ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस थे वो भी मटेरियल के कॉस्ट में ऐड किया था। इंश्योरेंस, ड्रम के चार्जेस, कंटेनर के चार्जेस, कुछ रिटर्न हो गया कंटेनर, वो सब किया ऐड। कैरेज इनवर्ड, लेट से 1 लाख, सब रैंडम नंबर्स है, कुछ भी नंबर्स ले रहे हैं, छोटे बड़े नंबर्स ले रहे हैं। टोटल आ गया जी अभी तक कितना हो गया? 59 लैक्स, 59 लैक्स हो चुका है। अब कुछ नॉर्मल लॉस ऑफ रॉ मटेरियल होगा। मैंने कहा नॉर्मल लॉस ऑफ रॉ मटेरियल है ये। नॉर्मल लॉस का हमने मटेरियल कॉस्ट में ट्रीटमेंट समझा था, तो ये देखो अब जो जो वहां किया था वो सब अब यहां आ रहा है यूज। इसलिए कहा है इस चैप्टर को करने से पहले उन तीनों का रिवीजन जरूरी है। नॉर्मल लॉस का वहां पर 2 तरीके से ट्रीटमेंट सिखाया था।
एक इन्फ्लेट दी प्राइस। इन्फ्लेट दी प्राइस का मतलब क्या है कि आपने जी 1000 किलो खरीदे थे 10 लाख रुपए के, 1 लाख रुपए के, 100 रुपए पर केजी, और तो आपने क्या किया, 1 लाख डिवाइड बाय 1000, 100 रुपए की प्राइस आती, वैसे कॉस्ट आती। पर आपको पता है 1000 में से जी 100 किलो तो खराब ही होने वाले हैं, हमेशा ही होंगे, नेचर है। और सिर्फ हमारे नहीं होंगे, पूरी इंडस्ट्री के ही खराब होंगे, सबके ही कॉम्पिटिटर के खराब होंगे। तो सब अपनी अपनी कॉस्ट कस्टमर से ही, बाद में फाइनली तो कस्टमर से ही लेना है। तो सब लोग क्या करेंगे, 1 लाख को डिवाइड किससे करेंगे, 1000 से करेंगे ही नहीं, 900 से करेंगे। सब लोग बोलेंगे जी हमारी कॉस्टिंग तो 111 रुपए 11 पैसे है पर केजी। ये एग्जांपल वहां पर भी लिया। और सिर्फ मैं नहीं करूंगा, कस्टमर ये नहीं बोल सकता कि आपको तो 100 में आया, आप 111 क्यों ले रहे हो, मान लेते प्रॉफिट है ही नहीं। मैं कहूंगा भाई दूसरे से ले ले, वो तेरे को 100 में देता है। तो अगर रैशनल पर्सन होगा तो वो भी कस्टमर से ही वसूलेगा। 100 केजी जो वेस्ट हो रहे हैं, नॉर्मल वेस्ट हो रहे हैं, उनका प्राइस तो कस्टमर को ही बेयर करना पड़ेगा। लेकिन अब एक और बात आई, यहां पर मान लेते हैं ये जो 100 केजी वेस्ट हुए, उस पे 5 रुपए की कुछ रिकवरी हो गई, रिकवरी ऑफ कॉस्ट, उस स्क्रैप को सेल करने से, उस वेस्टेज को सेल करने से। तो मुझे भी वो 500 का गेन होगा, तो मेरे कॉम्पिटिटर को भी होगा। इसको मैं गेन इनकम नहीं बोल सकता। परफेक्ट कंपटीशन है, सबको पता है कि 500 का वापस रिटर्न आया, कस्टमर को भी पता होगा रिकवरी हुई है। तो कस्टमर क्या बोलेगा जी, पूरा 111.11 क्यों ले रहे हो, आपके 1 लाख लगे, उसमें से 500 की तो आपके रिकवरी हो गई, रिकवरी हो गई। तो नेट कॉस्ट तो आपको 99,500 लगी, चलो आप इन्फ्लेट कर दो, डिवाइड बाय 900, तो अब आपकी कॉस्टिंग कितनी है, 110.56। यानी हमने क्या किया, टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल लेस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, क्रेडिट लिया उसका एज अ रिकवरी ऑफ कॉस्ट। क्यों? क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन, हम नहीं देंगे, हमारा कॉम्पिटिटर तो देगा, और उसकी चीज अगर सस्ती होगी कस्टमर चला जाएगा। परचेज क्वांटिटी लेस नॉर्मल लॉस क्वांटिटी, इन्फ्लेट की थी। तो जैसे ये स्क्रैप की वैल्यू क्रेडिट की, यानी कि आपने रिकवरी मानी, इसको रिकवरी ऑफ कॉस्ट माना, तो आपने कॉस्ट को रिड्यूस किया, कॉस्ट को रिड्यूस किया। क्यों कर रहे हो, बिकॉज परफेक्ट कंपटीशन है। आप नहीं करोगे, कंपटीटर तो करे, कंपटीटर तो कर रहा है, और उसकी चीज सस्ती होगी, कस्टमर वहां जाएगा। आपको भी करना चाहिए, तभी आप कंपटीशन में अपने आप को सस्टेन आप बना पाओगे। तो इसका मतलब यहां पर भी क्या करना पड़ेगा, अगर कोई रॉ मटेरियल के नॉर्मल लॉस का स्क्रैप मिल रहा है, लेस स्क्रैप वैल्यू ऑफ मटेरियल, अगर क्वेश्चन स्पेसिफिक ये वर्ड लिखे कि ये मटेरियल का नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस। अच्छा, मैं बार बार नॉर्मल लॉस बोल रहा हूं, एबनॉर्मल का क्या होगा, एबनॉर्मल का लॉस का पैसा कस्टमर नहीं देने वाला है। 100 की जगह 150 खराब हो गए, तो वो 50 का जो लॉस है वो आप भुगतो एज ए एंटरप्रेन्योर, आप इनएफिशिएंट हो, और उसमें अगर कोई छोटी मोटी रिकवरी हो गई तो वो आपके लॉस को कम करेगी, कस्टमर को उससे कोई लेना देना नहीं। लेट्स से नॉर्मल लॉस कुछ स्क्रैप वैल्यू भी आया, परचेज किया था, उस मटेरियल को यूज करते वक्त कुछ जो स्टार्टिंग में खराब हो जाता है वो सब कुछ का कुछ स्क्रैप वैल्यू पे निकला, रिकवरी हुई, 50,000 माइनस हो जाएगा, कॉस्ट को रिड्यूस करेगा, इट विल बी ट्रीटेड एज अ रिकवरी ऑफ कॉस्ट। बहुत लॉजिक है, अभी तक तो हम रॉ मटेरियल को ही चला रहे हैं, अभी तक तो वैल्यू चेन में अभी तक आगे ही नहीं बढ़े। अभी कितना हो गया, 10 + 50, ये 49 लाख, 59 लाख हो रहा था, कितना हो रहा है वो, 10 लाख, 50 लाख, माइनस 2 लाख प्लस 1 लाख, तो 1 लाख माइनस कर देते हैं, माइनस 50,000, तो 58,50,000 हो गया। तो क्या ये टोटल कॉस्ट हो गई, नहीं, अभी भी ये स्टोर रूम के एडजस्टमेंट बाकी है, कुछ आइटम स्टोर रूम में क्लोजिंग में रह गया, साल के एंड पे भी पड़ा रह गया, वो इस साल की कॉस्ट में नहीं जुड़ेगा। मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है जब वो इस साल के गुड्स को बनाने में यूज ही नहीं हुआ तो वो इस साल की कॉस्ट में ऐड नहीं करिए, उसको अगले साल ट्रांसफर करिए, वो अगले साल की रेवेन्यू के सामने अपने आप को रखेगा ताकि वहां का प्रॉफिट सही कैलकुलेट हो। लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, और ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कहां से आएगा और ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कहां से आएगा, वो स्टोर लेजर में आपके पास थे ना, ओपनिंग था और क्लोजिंग आपने डिराइव किया था, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल।
लेट्स से 1,50,000, तो अब कितना हो गया माइनस, ये माइनस हुआ, परचेज रिटर्न माइनस, स्क्रैप वैल्यू ऑफ मटेरियल माइनस, क्लोजिंग स्टॉक माइनस, कैरेज इनवर्ड, परचेज और ओपनिंग स्टॉक, ये सब ऐड हो गया। हाँ, अब इसमें परचेज पे कोई ब्रोकरेज पे की, ट्रांजिट में इंश्योरेंस हुआ, वो सब भी ऐड हो ही गया। ऑफ कोर्स कंटेनर का भी मानते कोई एडजस्टमेंट होगा, वो सब हो चुका। दिस इज कॉल्ड एज रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड फॉर द पीरियड। कितना हो गया, लेट्स सी। तो ये हो गया 10 लाख प्लस 50 लाख माइनस 2 और 1, ये हो गई 2 और 2 4 माइनस 3 लाख, 57 लाख का आपने रॉ मटेरियल क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया। और अब इफेक्टिवली आप बात समझिए, 57 लाख क्या शो करता है? ये 57 लाख ये शो करता है कि जी रॉ मटेरियल स्टोर रूम में पहले से पड़ा था। स्टोर रूम देखो, स्टोर रूम, फैक्ट्री और वेयर हाउस और एक और है ऑफिस, 4 प्लेसेस है। तो स्टोर रूम में पहले से पड़ा था 10 लाख, उसमें 50 लाख और आया, 2 लाख हमने वापस भेज दिया, 1 लाख का एक्सपेंस उसमें लग गया लाने लाने का, कुछ रिकवरी हो गई कॉस्ट की 50,000, उसने हमारी कॉस्ट को और कम कर दी, और कुछ बैलेंस रह गया 1,50,000 का। वो नेट नेट करके हमने रॉ मटेरियल कितना फैक्ट्री में भेजा मशीनों में इनपुट करने के लिए, 57 लाख का। 57 लाख का मटेरियल में फैक्ट्री में पहुंच गया। अब यहां से अब फैक्ट्री का काम शुरू होता है। अब हम फैक्ट्री में आ चुके हैं। सबसे पहले फैक्ट्री में क्या ऐड होगा, पावर और रेंट नहीं ऐड करना, सबसे पहले डायरेक्ट कॉस्ट। ये हो गया डायरेक्ट रॉ मटेरियल। ये मैंने वर्ड डायरेक्ट क्यों लिखा, ये मैंने वर्ड डायरेक्ट इसलिए लिखा कि जी अगर आप एक्टिवा बना रहे हो, आप बाइक बना रहे हो एक ही फैक्ट्री के अंदर, तो एक्टिवा का मटेरियल और बाइक का मटेरियल डायरेक्टली ट्रेसेबल होगा। एक्टिवा का मटेरियल बाइक में और बाइक का मटेरियल कभी एक्टिवा में नहीं यूज हो सकता है। तो इसका मतलब ये मटेरियल सिर्फ और सिर्फ एक्टिवा का है जो स्टोर रूम से निकला और एक्टिवा की वाले प्रोडक्शन मशीन्स तक पहुंच गया। अब फैक्ट्री का रेंट तो दोनों में अप्लाई होगा, वो अभी नहीं करेंगे। प्लस स्किल सेट वाले एम्प्लॉइज डायरेक्टली ट्रेसेबल होंगे। एक्टिवा मैन्युफैक्चरिंग के स्किल्ड एम्प्लॉइज बाइक पे काम नहीं करेंगे, और बाइक वाले एक्टिवा वाली वर्किंग में काम नहीं करेंगे, तो डायरेक्टली ट्रेसेबल है डायरेक्ट वेजेस, या ये कहें डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब लेबर कॉस्ट क्यों बोला, इसका मतलब इसमें बेसिक, डीए, ईएसआई, पीएफ, बोनस, ओवर टाइम सब कुछ आ गया। ओवर टाइम तभी जब वो आपका इन्फ्लेट हुआ हुआ हो। अगर वो किसी ओवरहेड में जा रहा है, 5 केस पड़े थे, इन्फ्लेट करो, कॉस्टिंग पैनल में भेजो, ओवरहेड में ट्रांसफर करो, डब्ल्यूआईपी में ट्रांसफर करो, और एक था जिस डिपार्टमेंट की गलती है उस डिपार्टमेंट का ओवरहेड बनाओ उसको। अगर ये इन्फ्लेट वाला है तो वो सब इसमें आ चुका होगा। लेट से ये है हमारा 11 लाख इंक्लूडिंग एवरीथिंग, इंक्लूडिंग डीए, बोनस एक्सेट्रा, अलाउंसेज एक्सेट्रा। ओवर टाइम का बस वो 5 में से अगर ट्रीटमेंट एक है, इन्फ्लेट 2 इसमें आएगा। प्लस अभी और एक डायरेक्ट एक्सपेंस है जो ट्रेसेबल है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, डिजाइन ड्राइंग के एक्सपेंसेस, जॉब चार्जेस, मोल्ड्स एंड जेक्स, पावर एंड फ्यूल जो पर्टिकुलर इस मशीनों को यूज हुआ है, वो सारे एक्सपेंसेस। लेट्स से ये हो गए हमारे पास में 12 लैक्स या 2 लाख ओनली। दिस इज कॉल्ड एज अब ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ चुके हैं जिनकी टोटल कर रहे हैं हम 57 प्लस 11 प्लस 2 लाख इज इक्वल्स टू 70 लाख। अभी गुड्स कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो फैक्ट्री के बहुत सारे एक्सपेंसेस बाकी। ये तो हुआ डायरेक्ट कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट। यहां तक हम भी पहुंच गए। ओपनिंग, परचेज, क्लोजिंग, परचेज रिटर्न, इसमें स्क्रैप ऑफ मटेरियल नहीं है। स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल लेस होना बाकी है, वो लेस होना बाकी है। डायरेक्ट लेबर आ गया, एक्सपेंस आ चुका। 1 2 3 परचेज, कैरेज इनवर्ड भी ऐड होना चाहिए था। अच्छा, वो ऊपर इन्होंने इंक्लूडिंग कर दिया, तो ये सब चीजें हो गई।
प्राइम कॉस्ट तक हम पहुंच चुके। अभी गुड्स बना नहीं, अभी फैक्ट्री को और एक्सपेंसेस ऐड होने पर अब वो एक्सपेंसेस हैं। देखो ऑफिस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन तो बहुत बाद में वैल्यू चेन में, अभी हम वैल्यू चेन में फैक्ट्री में, और फैक्ट्री में आप कुछ कॉमन एक्सपेंसेस लगे, रेंट, पावर तो चलो ऊपर आ गया, पावर एंड फ्यूल अगर डायरेक्ट है, और इनडायरेक्ट है तो नीचे चला जाएगा। फैक्ट्री के रेट्स एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन, सुपरवाइजर की सैलरीज, ये वो सब कुछ था। तो वहां पर हमने ओवरहेड के चैप्टर, इसको ओवरहेड बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट को, फैक्ट्री ओवरहेड। तो अब हमारे को ऐड करने हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री कह लो, वर्क्स कह लो, प्रोडक्शन कह लो, मैन्युफैक्चरिंग कह लो, सब एक ही बात है, ओवरहेड्स। ओवरहेड्स इन सारों का हमने एलोकेशन डिपार्टमेंट वाइज कर लिया था, अपोर्शनमेंट डिपार्टमेंट वाइज किया, सर्विस डिपार्टमेंट को रीअपोर्शन कर दिया, और फिर इनसे एक एब्जॉर्प्शन रेट निकाल ली थी, मशीन आर बेस्ड, लेबर आर बेस्ड। देखो अगर आपको एक्चुअल डेटा दिया हो तो फिर डेटा वाइज यहां आप डेटा लगाते जाइए, टोटल करिए, बाहर ले लीजिए। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट मशीनरी, रेंट ऑफ फैक्ट्री, देन आपका सुपरवाइजर चार्जेस एक्सेट्रा, वो सब लगाइए और टोटल बाहर कर लीजिए, अगर आपको एक्चुअल डेटा दिया हुआ तो। और अगर आपको एक्चुअल डेटा नहीं दिया है और आपको एक ओवरहेड रेट, एब्जॉर्प्शन रेट दे रखी है 20 रुपीज पर मशीन आर, 20 रुपीज पर मशीन आर, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। इन प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितने मशीन आर लगने वाले हैं, उनसे मल्टीप्लाई करके क्या कर दीजिए, फैक्ट्री ओवरहेड क्या करेंगे, ये क्या होगा, एब्जॉर्ब्ड होगा या एक्चुअल होगा, एब्जॉर्ब्ड या एक्चुअल, एब्जॉर्ब्ड। अभी हम एब्जॉर्ब बेसिस प्रोजेक्टेड नंबर्स पे कैलकुलेट कर, मान लेते हैं ये ₹20 पर मशीन आ रहे, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मशीन आर जो लगने वाले हैं, नंबर ऑफ मशीन आर जो लगने वाले हैं। लेट से 20,000 मशीन आर है या 25,000 मशीन आर्स हैं, 25,000 इंटू 20, ये एब्जॉर्ब हो जाएगा 5 लाख रुपीस। अब आपका फैक्ट्री में सारा एक्सपेंस, रेंट, डेप्रिसिएशन सब इसमें आ गया उस रेट के थ्रू। दिस इज कॉल्ड एज ग्रॉस फैक्ट्री या फिर वर्क्स कॉस्ट, 75 लाख। अब क्या आगे आएगा, अब यहां से फैक्ट्री से अभी बाहर नहीं गया अभी तक गुड्स, ये 75 लाख क्या एक्सपेंसेस है, कौन सी चीज पे लगा है, जो गुड्स इसी साल इंट्रोड्यूस हुए मशीन में, रॉ मटेरियल, और अब फिनिश गुड बन के बाहर है, क्या ये उनका एक्सपेंस है, क्या ये उनका एक्सपेंस है जो इसी साल रॉ मटेरियल एंटर हुए हैं और फिनिश गुड बन के मशीन से बाहर आ गए, क्या ये वो एक्सपेंस है, नहीं। ऐसा तो होगा नहीं कि आप जब साल शुरू करोगे तो ओपनिंग में मशीन खाली ही होगी, कुछ तो पिछले साल के कुछ गुड्स बने हुए होंगे, आधे अधूरे, जो मशीन में रनिंग रहेंगे, और जो आपने रॉ मटेरियल वगैरह इंट्रोड्यूस किया इस साल, नया मशीन में इनपुट किया, ये 57 लाख का, पूरे के पूरे फिनिश गुड बन गए होंगे, ऐसा भी नहीं होगा। साल के एंड पे कुछ वर्क इन प्रोग्रेस आपका मशीन में अभी भी पेंडिंग चल रहा होगा, जो अगले साल कंप्लीट होगा और अगले साल सेल करने के काम आएगा। ये 75 लाख दो चीजों की कॉस्ट, तीन चीजों की कॉस्ट, इनफैक्ट ये किन की कॉस्ट है, एक कॉस्ट टू कंप्लीट ओपनिंग WIP, एक तो ये जो आधे अधूरे पिछले साल बने थे 40, 50, 60% बने थे, इस बार अब बचा हुआ, वो बचा हुआ 40%, 50%, 60% एक्सपेंस लगा, प्लस न्यू इंट्रोड्यूस्ड एंड कंप्लीट भी हो गए ड्यूरिंग द पीरियड, बाहर भी आ गए। और एक और कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ इनकम्प्लीट,
आधे में तो बाहर निकाल नहीं सकते मशीन से। क्लोजिंग WIP, ये उन सबकी कंबाइंड कॉस्ट है, ये ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। इस साल अब वो गुड्स भी कंप्लीट हो चुके हैं जो पिछले साल आधे अधूरे बने हुए थे, उन पे भी पिछले साल कुछ कॉस्ट लगी होगी। तो पिछले साल जो उन गुड्स पे जो आधे अधूरे बने थे वो कॉस्ट पिछले साल के प्रॉफिट कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं होगी मैचिंग कॉन्सेप्ट के कारण, पर वो कॉस्ट उन ओपनिंग WIP की जो ओपनिंग वैल्यू थी वो इस साल कंसीडर होनी चाहिए, क्योंकि लगी भली पिछले साल थी पर वो गुड्स बिकेंगे इस साल। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है उन गुड्स की टोटल कॉस्ट को इस साल की सेल्स वैल्यू के सामने लाइए ताकि आपको एग्जैक्ट प्रॉफिट पता चले। ऐड करिए, ऐड ओपनिंग WIP वर्क इन प्रोग्रेस वैल्यू जो दे रखी होगी, लेट से 3.5 लाख दे रखी, ये आधे अधूरे बने हुए गुड्स हैं, पिछले साल 3.5 लाख तक का काम हो गया, बिकेंगे अब इस साल। तो अब ये टोटल कितनी हो गई? 78,50,000। क्या ये पूरे हो गए? कुछ गुड्स कंप्लीट नहीं, इनमें कुछ गुड्स आधे अधूरे इस साल के हैं जो अगले साल बिकने के लिए यूज होंगे, तो उनकी कॉस्ट अगले साल के लिए ट्रांसफर करिए। जैसे पिछले साल की 3.5 लाख आई, इस साल के गुड्स की कॉस्ट आगे जाएगी लेस। हमारे ये अभी कोर्स में नहीं है, ये प्रोसेस कॉस्टिंग में सीखेंगे। क्लोजिंग WIP क्वेश्चन देगा, मैचिंग कॉन्सेप्ट का इंपैक्ट कर रहे हैं हम यहां पर। लेट से 4,50,000, जरूरी नहीं है बराबर हो। दिस इज कॉल्ड एज नेट फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट 74 lakhs। ये अब गुड्स कौन से गुड्स हैं जो एक्चुअली मशीन से बाहर आ गए, चाहे वो पिछले साल चल रहे शुरू हुए थे, चाहे वो इस साल शुरू हुए, वो सारे गुड्स जो मशीन से बाहर आ चुके हैं, कंप्लीट होके फिनिश गुड, अभी वेयर हाउस नहीं पहुंचाना है, अभी इनको चेक करना बाकी है। तो ये आ गए जी प्राइम कॉस्ट में वर्क्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एब्जॉर्ब कर लिया, जिसमें सारी एक्सपेंसेस वर्क्स ओवरहेड की आएगी। ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट आ गई, ओपनिंग क्लोजिंग WIP का एडजस्टमेंट हो गया, नेट वर्क्स कॉस्ट भी आ गई। अब अभी वेयर हाउस तक भेजने से पहले कुछ काम और कुछ और एक्सपेंसेस लगे हैं जो ऊपर अभी इंक्लूड नहीं हुए। नंबर 1, ऐड क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। खराब चीजें वर्कशॉप क्या कर, वेयर हाउस क्या भेजोगे? खराब चीजें वेयर हाउस भेजोगे, कस्टमर जाएगा, आपकी रेपुटेशन खराब होगी। QC करके भेजिए, QC कहते हैं इसको। प्लस रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। वैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट एक इंटरेस्टिंग चीज है, R&D। रिसर्च कॉस्ट जब जब इनकर करो वो इमीडिएट एक्सपेंस मानी जाती है, क्योंकि जब तक आपको कंप्लीट आइडिया जिसका कमर्शियल फिजिबिलिटी नहीं हो, अगर आपने कुछ एक्सपेंस किया वो एक तरीके की संक कॉस्ट है, उसको उसी साल में राइट ऑफ करिए, उसी पीरियड में राइट ऑफ करिए। डेवलपमेंट कॉस्ट, वंस दी फिजिबिलिटी एस्टैब्लिश्ड, आपका आइडिया एस्टैब्लिश हो गया, उसका कमर्शियल फिजिबिलिटी है, उसका टेक्निकल फिजिबिलिटी है, तो उसके बाद जितने भी एक्सपेंसेस लगते हैं टिल कमर्शियल प्रोडक्शन, वो सारे कैपिटलाइज होते हैं। कैपिटलाइज होते हैं यानी कि एक तरीके का एसेट माना जाता है, इंटेंजिबल एसेट। और उसको ओवर द पीरियड लाइफ ऑफ द एसेट क्या करते हैं, जब तक वो प्रोडक्ट पेटेंट या जो भी आपने डेवलप किया है आइडिया उसको यूज करोगे, उस पीरियड में उसको राइट ऑफ करते हैं, अमोर्टाइज करते हैं। वो भी तो कॉस्ट कस्टमर से ही लेनी है फाइनली। तो रिसर्च की टोटल कॉस्ट और डेवलपमेंट का अमोर्टाइजेशन जो भी है फॉर रॉ मटेरियल, प्रोडक्ट डेवलपमेंट या प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट। अब रिसर्च भी बड़े अलग अलग तरीके की होती है रिसर्च डेवलपमेंट में। रॉ मटेरियल कोई बेटर इंप्रूवाइज तरीके से यूज, नया मटेरियल यूज करने के लिए जो रिसर्च की जाती है, एक्स यूज कर रहे हो उसकी जगह वाई यूज करना है ताकि थोड़ी कॉस्ट इफेक्टिवनेस बढ़े, एफिशिएंसी बढ़े। प्रोडक्शन प्रोसेस में चेंजेस लाना, सीक्वेंसिंग चेंज करना, नए तरीके से प्रोडक्शन करना, उसकी भी रिसर्च करनी पड़ती है। फिनिश गुड जो बना रहे हो उसकी डिजाइनिंग, उसमें कोई मॉडिफिकेशन करने के रिसर्च करना। और एक होता है प्रमोशन कहां करना है उसका रिसर्च करना, मार्केट रिसर्च करना। इन सब के एक्सपेंसेस लगते हैं। यहां कौन से कॉस्ट जुड़ेंगे? यहां पहले तीन रॉ मटेरियल से रिलेटेड रिसर्च है, कॉस्ट कस्टमर से ही लेनी है, यहां जुड़ेगी। प्रोडक्ट से रिलेटेड है या प्रोडक्शन प्रोसेस से,
मार्केटिंग से रिलेटेड रिसर्च की है, वो कॉस्ट मार्केटिंग डिपार्टमेंट की वहां जाएगी। अभी प्रोडक्ट हमारा अभी भी फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री से रिलेटेड सारे आइटम यहां जाएंगे। लेट्स से दिस इज 20,000, दिस इज 30,000, ये सब ऐड हो रहा है। क्वेश्चन इंफॉर्मेशन देगा, ये सब प्रोजेक्टेड नंबर है, ऐड। अभी थर्ड वाले को छोड़ता हूं, पहले एक और लेस। अब लेस सेल ऑफ स्क्रैप, अभी तो किया था ऊपर, वो था रॉ मटेरियल का, वो था मटेरियल का स्क्रैप। अब मैं किसका स्क्रैप सेल कर रहा हूं? प्रोडक्शन प्रोसेस करते वक्त भी कुछ स्क्रैप आएगा, नॉर्मल लॉस आएगा। सेल ऑफ स्क्रैप ड्यूरिंग, डिफॉल्ट यही मानना है, डिफॉल्ट जब तक कुछ ना बोले यही स्क्रैप है, मटेरियल का कोई स्क्रैप नहीं होता है। ड्यूरिंग प्रोडक्शन नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस यहां पर भी हम न कस्टमर से वसूलेंगे न रिकवरी का कोई उसको बेनिफिट देंगे। 40,000 फाइनली नॉर्मल लॉस अगर इन्फ्लेट कर रही है कॉस्ट को, तो रिकवरी हुई तो कस्टमर को बेनिफिट भी पास ऑन करना पड़ेगा। प्लस पैकिंग चार्जेस, अभी तक वेयर हाउस भेज ही नहीं सकते गुड्स, तो अभी ऐसी स्टेज में अगर आप एज इट इज भेज दोगे स्पॉइल हो जाएगा। प्रिजर्व करना है उसको, प्रिजर्व करने के लिए उसको कुछ पैक करके रखना पड़ेगा, तो दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी पैकिंग। प्राइमरी पैकिंग। तो अब ये पैकिंग चार्जेस क्या होते हैं? पैकिंग चार्जेस दो तरीके के होते हैं। अभी आइटम्स में नेक्स्ट सेशन में ले लूंगा, या कोशिश करेंगे इसी सेशन में ले लें। पैकिंग चार्जेस, गुड्स को पैक करने के दो रीजन हो सकते हैं। एक, गुड्स की आइडेंटिटी को, गुड्स की क्वालिटी को प्रिजर्व करने के लिए उसको पैक कर रहे हैं। एग्जाम्पल, हम सब एक चॉकलेट खाते हैं, डेयरी मिल्क, और डेयरी मिल्क एक फॉइल पेपर में कवर होती है, उसके ऊपर एक प्लास्टिक का रैपर भी लगा हुआ होता है। अगर वो नहीं होगा तो मेल्ट होकर पिघल के खराब हो जाएगी। एक तो उसको आइडेंटिटी आप नहीं ट्रेस कर सकते कि ये डेयरी मिल्क की या कुछ और है, डुप्लीकेट आइटम है, और दूसरा उसके बिना मेल्ट होकर चीज का शेप ही बिगड़ जाएगा, तो जरूरी है। दैट इज कॉल्ड प्राइमरी पैकिंग। सेकेंड इज सेकेंडरी पैकिंग। सेकेंडरी पैकिंग क्या काम आएगी? फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, उसको जो आप कार्टून में पैक करते हो या जार्स में टॉफीज को रखते हो, ताकि आप अब 1000 टॉफी को एक साथ हाथ में तो लेके ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते, तो उसको आप जार में या आप किसी कार्टून में पैक करते हो, तो वो जो पैकिंग है दैट इज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट दोज गुड्स। डिस्ट्रीब्यूशन वेयर हाउस, एसएनडीज, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट का एक्सपेंसेस है। तो प्राइमरी पैकिंग तो अभी फैक्ट्री में लग रही है प्रोडक्ट को प्रिजर्व करने के लिए, सेकेंडरी लगेगी वेयर हाउस, आपके वेयर हाउस में जब आप सेलिंग करने शुरू करोगे प्रोडक्ट को, तो प्राइमरी पैकिंग यहां जुड़ेगी, और जो सेकेंडरी पैकिंग का एक्सपेंस होगा वो वैल्यू चेन में कहां जाएगा? जब आप सेल्स करना, डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करोगे, उस डिपार्टमेंट का एक्सपेंस मानेंगे। लेट्स से दिस इज योर 60,000। हो गया क्या प्रोडक्ट कंप्लीट? नहीं, अभी कंप्लीट नहीं। एक ऐसा डिपार्टमेंट है, फैक्ट्री के ऑफ कोर्स सारे एक्सपेंसेस हो गए, सेल्स के अभी हमने जोड़े नहीं क्योंकि अभी तक हमने सेल्स वाले को दिए नहीं है गुड्स। एक ऐसा डिपार्टमेंट है ऑफिस, वो ना तो प्रोडक्शन कर रहा है ना वो सेल्स कर रहा है, तो क्या वो गुड्स की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा? वहां कॉस्ट लगी नहीं रही है, बिल्कुल लग रही है। पियोन होगा, एचआर होगा, आपका लीगल डिपार्टमेंट होगा, कंप्लायंस डिपार्टमेंट होगा, रिस्क डिपार्टमेंट होगा, आपके डायरेक्टर्स बैठे होंगे, सबको पैसे देने पड़ेंगे ना, सैलरीज देनी पड़ेगी। ये लोग क्या कर रहे हैं? ना तो ये प्रोडक्शन कर रहे हैं, ना तो ये गुड्स के प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ना गुड्स के सेल से रिलेटेड है, लेकिन ये दोनों, इसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, ऑफिस, कुछ भी को बोलते, जनरल डिपार्टमेंट। ये प्रोडक्शन वाले को भी मैनेज कर रहे हैं और सेल्स वालों को भी मैनेज कर रहे हैं। और फाइनली ये जो एक्सपेंस लग रहा है लेना तो कस्टमर से है, तो इन्होंने क्या किया, कॉस्ट शीट बनाने वालों ने एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के एक्सपेंस को दो हिस्सों में बांट दिया। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, इनडायरेक्ट कॉस्ट है ना, प्रोडक्ट से 1-to-1 ट्रेसेबल था ही नहीं, ओवरहेड्स, उसमें इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन, ऑफिस का रेंट, ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी, डायरेक्टर की सैलरी, एचआर की सैलरी, वो सब आ गई। रिलेटेड टू प्रोडक्शन अलग कर दिया और जनरल वाले अलग कर दिए। जनरल वाले सेल्स वालों को भी हेल्प कर रहे हैं, ये मानते चल। तो जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है वो तो प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए एज अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन,
तो वो यहां लाके ऐड की है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। ओवरहेड्स इनडायरेक्ट कॉस्ट है, वर्ड तो ओवरहेड ही आएगा। ओवरहेड्स कौन सा? रिलेटेड टू प्रोडक्शन, लेट्स से 2 लाख रुपीस, 2,20,000, रैंडम नंबर है, मुझे भी नहीं पता क्या आएगा। सो वी गॉट 74 लाख प्लस 20,000 प्लस 30,000 प्लस 220 प्लस 60 माइनस 40, 7690. This is called as cost of production. मैं क्लास में इसको COP शॉर्ट में बोलता हूं। कितना आ गया? 76,90,000। अब ये वो गुड्स है जो तैयार है, वेयर हाउस में पहुंच गए। अब पहुंच गए हैं, वेयर हाउस में पहुंचे हैं, भी बिके नहीं है, जो सारी कॉस्ट आप यहां कंसिडर कर दो। तो मैं इनको बोलता हूं स्पेशल 5। स्पेशल 5 QC R&D related to product process and production raw material, admin related to production activity, credit of recovery of scrap and packing charges। कौन सी? प्राइमरी। COP तक आ गए। अब याद होनी चाहिए आपको, ये पूरा इस तरीके से अभी तक फॉर्मेट याद होना चाहिए। नेक्स्ट, COP तक आ गए। अब ये वेयर हाउस में पहुंच गए, बिक गए क्या सारे? नहीं। अच्छा, कुछ ऐसे भी पड़े होंगे जो पिछले साल बने, इस साल बिकेंगे, तो उनकी कॉस्ट इस साल के प्रॉफिट कैलकुलेशन में कंसिडर होनी चाहिए, यानी कि नेट ऑफ होनी चाहिए, यानी कि इस साल की टोटल कॉस्ट में ऐड होनी चाहिए, जोड़ दीजिए। प्लस ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू, लेट्स से ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है, ये है हमारे पास में 10,000 यूनिट्स बन के आए जी, फिनिश गुड यूनिट्स बन के आए। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक पहले से थे 1000 यूनिट्स, और पिछले साल उनकी वैल्यूएशन थी एट द रेट ₹750 पर यूनिट। तो टोटल वैल्यू कितनी थी? ये कंप्लीटेड है, इस साल इन पे और कोई एक्सपेंस नहीं लगेगा। हाँ, बिकने के लिए जाएंगे तब सेल्स वाले खर्चा लगेगा, 7,50,000। सो अब आपके पास में टोटल कॉस्ट ऑफ, इसको हम बोल देते हैं, नाम दे देते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। टोटल कितने गुड्स अवेलेबल है? 10,000 इस बार बन गए, आ गए, QC सब हो चुका, पैकिंग वैकिंग लग चुकी है उस पे, जो स्क्रैप का रिकवरी का बेनिफिट देना था वो सब हो चुका। सिर्फ नॉर्मल एबनॉर्मल अभी कंसिडर ही नहीं हुआ, वैसे भी प्रोजेक्टेड है, एबनॉर्मल का कुछ पता भी नहीं होगा। टोटल है 11,000 यूनिट्स इंक्लूडिंग ओपनिंग, प्लस 7,50,000। दिस इज कॉल्ड 84,40,000, और ये 11,000 यूनिट की कॉस्टिंग। टोटल 11 बिके ही नहीं, 10,500 ही बिके, ओनली 10,500 यूनिट ही बिके। 500 यूनिट की कॉस्ट इस साल के प्रॉफिट में कंसिडर नहीं होनी चाहिए, वो अगले साल होनी चाहिए, यानी यहां से इसको बाहर निकालो, कैरी फॉरवर्ड करो, लेस मैचिंग कॉन्सेप्ट, क्लोजिंग स्टॉक 500 यूनिट, कितनी वैल्यू आएगी? ये अब हमें सीखना है, वैल्यूएशन ऑफ फिनिश गुड। यही अब हमें सीखना है, वैल्यूएशन ऑफ फिनिश गुड। और ये लेस करके जो गुड्स बचे हैं, ये लेस करके जो गुड्स बचे हैं वो है 10,500 यूनिट्स। ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अवेलेबल फॉर सोल्ड थे 11, 500 रह गए, जो गुड्स सोल्ड किए उनकी कॉस्टिंग 10,500 यूनिट की अब मैं कैलकुलेट करनी है। अभी और खर्चे बाकी ऐड होने, वो ऑफिस के वो खर्चे जो जनरली इनकर हुए, जिनका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, ये वेयर हाउस में है, तो अभी अब आपके वेयर हाउस के भी एक्सपेंसेस जुड़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स, मार्केटिंग, वो सब जुड़ेंगे, फिर टोटल कॉस्ट आएगी। पर पहले अब इनका वैल्यूएशन सीखना पड़ेगा, स्टेप बीच में आ गया, तो वैल्यूएशन इसको यहां रोक देते हैं। वैल्यूएशन ऑफ फिनिश गुड,
वैल्यूएशन ऑफ फिनिश्ड गुड्स। 3 मेथड से सीखेंगे, फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज। उससे पहले करेंगे यूनिट रिकॉन। यूनिट रिकॉन क्या? ओपनिंग स्टॉक। कितना था जी ओपनिंग स्टॉक? हमारे पास था 1000 यूनिट, 7,50,000। 1000 यूनिट 7,50,000 और पर यूनिट रेट है 750। 7 लाख। लीफो में भी ओपनिंग की वैल्यू तो वही रहेगी, वो तो पिछले साल से आई है 750। वेटेड में भी 750। प्लस सीओपी करंट ईयर के यूनिट्स 10,000 यूनिट बने हैं। क्या वैल्यू है जी? 76,90,000। 76,90,000। तो अगर पर यूनिट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलूं एक यूनिट बनाने की हो गई 769। मैंने जानबूझ के थोड़ा रैंडम नंबर लिए ताकि वो 750 तो ना ही आवे। 7690, 769, 7690। This is your goods available for sale। कितने? 11,000। कितना अमाउंट हुआ ये जी? 40 कैरी 1 70, सही है ना? 84 लाख। 84 लाख। तो यहां तक तो कॉमन ही है। ये अब अलग अलग क्वेश्चन में हमें अलग अलग मेथड स्पेसिफाई करेगा। जनरली फीफो वेटेड एवरेज बोलता है, पर लीफो भी होने से मना नहीं कर सकते आप। लेस क्लोजिंग स्टॉक 500 यूनिट्स। तो दिस इज योर COGS या गुड सोल्ड 10,500। 10,500। अब वैल्यूएशन की बारी आई, कैसे करेंगे? सबसे पहला फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब होता है जो पहले थे ओपनिंग वाले वो पहले निकल गए, बिक गए। 1000 यूनिट, 10,500 में सबसे पहले 1000 यूनिट बिकने गए, तो 9,500 जो इस साल बने थे वो बिके। तो बचे हुए 500 कौन से हैं? जो इस साल बने थे। तो इन साल बने हुए 500 बचे हैं, तो उनकी इस साल की कॉस्टिंग कितनी थी? 769। वैल्यूएशन कर दीजिए। 500 इंटू 769 इज इक्वल्स टू 3,84,500 माइनस, लेस करना अगले साल भेजना है, माइनस प्लस 84,400। वैल्यू आ जाएगी 80,55,500 ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो आपने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट को दे लिया कि भैया ये कस्टमर को भेज दो, कस्टमर के ऑर्डर आए थे। नेक्स्ट लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो सबसे लास्ट में आए वो सबसे पहले निकल गए। तो 10,500 में सबसे पहले कौन से गए होंगे? यहां पर गए थे 1000 प्लस 9,500। अब यहां कौन से जाएंगे? पहले 10,000 बिकने जाएंगे, जो सबसे लास्ट में आए, इस साल आए, बन के आए, प्लस 500 ओपनिंग वाले बिकेंगे। तो इस बार इसका मतलब बचे कौन से हैं? जो पिछले साल वाले 500 है वो भी पड़े रह गए। उनकी वैल्यू कितनी थी? 750। 750 इंटू 500, 3,75,000। भैया इंटरेस्टिंग एक बात होती है, अगर यहां 500 की जगह 1500 यूनिट बचते, अगर ये 1500 होते, तो यहां तो अभी भी 769 से वैल्यू हो जाते। 1500 इंटू 769 इक्वल्स टू 11,53,500। ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम होती है उस साइड में। अब ये 1500 कौन से बचे? अब ये 1500 कौन से बचे हैं? तो एक तो बचे होंगे 1000 जो सबसे लास्ट वाले थे, सबसे पहले वाले थे, पिछले साल के पड़े हैं, प्लस 500 वो बचते, और बिकने जाते सिर्फ करंट ईयर वाले 500।
यहां पर तो ये हो गए 1500, तो ये बिकने गए आपके 1000 प्लस 8500, टोटल 9500 बिकने गए, 1500 क्लोजिंग रह गए। 1500 होता तो ये होता 9500, टोटल 8500 प्लस 1000 गए। ये कौन से 9500 जाते? ये 9500 जाते सिर्फ करंट वाले, ओपनिंग वाले जाते ही नहीं, तो वो एज इट इज रहते इंटू 769 इंटू 750, और 500 इस साल वाले 769 की रेट से मल्टीप्लाई होते। अलग अलग हो गया केस। पहला केस जहां क्लोजिंग क्वांटिटी ओपनिंग से कम है, क्लोजिंग क्वांटिटी अगर ओपनिंग से कम है, मैं लीफो की बात कर रहा हूं, तो क्लोजिंग जो बचे हैं वो ओपनिंग में से ही बचे हैं, क्योंकि करंट वाले तो सारे बिक गए, प्लस कुछ और 10,000 तो पूरे बिक गए, लास्ट इन फर्स्ट आउट, प्लस 500 ओपनिंग वाले भी बिक गए और 500 बच गए, तो उनकी वैल्यू 750 से हो गई। आपकी नेट वैल्यू हो गई 84400 माइनस 375 इक्वल्स टू 80,65,000। ये फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता। पर अगर केस ऐसा होता लीफो के केस में, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग से ज्यादा बचा है, 1500 बचे, 1000 ही था ओपनिंग, तो इसका मतलब करंट ईयर में अगर 10,000 बने हैं, उसमें से सिर्फ 9.5 ही बिके हैं, उसमें से भी 500 बच गए करंट ईयर वाले में से, 500 इंटू 769 जो करंट ईयर की रेट थी, प्लस 1000 पहले वाले पड़े ही हैं, तो उनकी रेट इंटू 750 मल्टीप्लाई हो गई, फिर वो उससे वैल्यू होता। सीओजीएस बैलेंसिंग फिगर बनेगा। नेक्स्ट, लास्ट, वेटेड एवरेज कैसे होता है? वेटेड एवरेज कैसे करते हैं? एक तो होता है वेट निकालो, एवरेज, एवरेज किसकी करनी? प्राइस की, तो एक्स वेट, प्राइस आपका एक्स है और वेट है आपकी क्वांटिटी। प्राइस क्या है? एक है 750, एक है 769, इन दोनों की वेटेज करनी है। क्वांटिटी इसकी 1000 है, इसकी 10,000 है, तो वेटेज अगर निकालोगे क्वांटिटी का, तो ये हो गया 1000 डिवाइड बाई 11, 0.0909, और ये हो गया 0.9191, टोटल हो गए 1, और फिर मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगी वेटेड एवरेज प्राइस। कितने आएगी? मल्टीप्लाइड बाय 750 m प्लस 60 वेट इंटू प्राइस, यानी कि x 68.18, और 10 डिवाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 769 m प्लस 699.09, वेटेड एवरेज प्राइस आ गई आपकी 767.27। वेटेड एवरेज ऐसे ही निकालते हैं, वेट का पहले टोटल 1 होना चाहिए, प्राइस का आपका एवरेज निकालना, तो प्राइस हो गया वेरिएबल एक्स, वेट इंटू एक्स, आपका ये आ गया एक्स बार, यानी कि वेटेड एवरेज प्राइस। क्वांटिटी अलग अलग है, उनका वेटेज कर लिया, वेट को मल्टीप्लाई किया प्राइस से, वेटेड एवरेज। इफेक्टिवली आपने 1000 डिवाइड बाई 11,000 मल्टीप्लाइड बाई 750 किया, 10,000 डिवाइड बाई 11,000 मल्टीप्लाइड बाई 750 किया, और ये आपका समेशन किया, तो ये आपका आया 767.27। तो दोनों ही केस में 11,000 आपने डिवाइड किया। अपन ये भी कर सकते थे 1000 इंटू 750 प्लस 10,000 इंटू 769, 10,000 इंटू 769 होल डिवाइडेड बाय 11,000। ये फिगर्स तो ऑलरेडी पता है आपने को, 7,50,000, 7690, इन दोनों का समेशन ये रहा 84,40,000 डिवाइडेड बाय 11,000, वो क्वांटिटी का टोटल पता है, तो आप कर सकते थे 84400 डिवाइडेड बाय 11,000 इज इक्वल्स टू 767.27। आई थिंक यही प्राइस है। क्या किया? अमाउंट में अमाउंट ऐड कर दिया, क्वांटिटी में क्वांटिटी डिवाइड कर दी, एंड दिस बिकम्स योर वेटेड एवरेज प्राइस। वेटेड एवरेज प्राइस। लीफो में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि बचा हुआ माल किस में से, फीफो में तो हमेशा लास्ट वाले में से बचता है। वैसे वेटेड एवरेज में क्या करिए, अमाउंट में अमाउंट ऐड कर दो, क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, दैट इज वेटेड एवरेज प्राइस। क्लोजिंग का वैल्यूएशन 500 यूनिट है, मल्टीप्लाइड बाय वो कैसे में से हो, ओपनिंग में हो क्लोजिंग में से हो, हमारा तो वेटेड एवरेज प्राइस है 767.27 से मल्टीप्लाई किया, वी गॉट 300 एंड वैल्यूएशन भी किससे हो जाएगा, वैल्यूएशन भी हो जाएगा 767.27 से 383,635 माइनस
माइनस प्लस 84400 इक्वल्स टू 80 56 365 डिवाइड करिए 10,500 से, वापस इसकी भी प्राइस क्या आएगी 767.27। फिर वो गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, क्लोजिंग और कॉक्स, सबकी वैल्यू पर यूनिट क्या होगी, सेम हो जाएगी। तो आई होप सबको वैल्यूएशन ऑफ फिनिश्ड गुड्स समझ में आया। ये अब आने वाले सेशन में काम आएगा। जरूर प्रैक्टिस करिए, एक बार खुद अपने लेवल पे इसको जरूर सॉल्व करिए। हम कौन सा कर रहे हैं क्वेश्चन में, अभी फीफो ले लेते हैं। तो 384,500 384,500 सबट्रैक्ट किया, 769 मल्टीप्लाइड बाई 500, 384,500 माइनस प्लस 84400। दिस इज योर कॉक्स 80,55,000, जो हमने अभी टेबल में भी किया है। 80,55,000, 55,500 नॉट 500 रह गया, 500। दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब क्या ऐड होगा, अभी और एक्सपेंसेस, अभी वैल्यू चेन कंप्लीट नहीं हुई है। ऐड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, लेट्स से 5 लाख बचे थे, प्लस सेलिंग, अब वेयर हाउस से निकल गए, कस्टमर को पहुंचाने के लिए सेल्समैन, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन वालों को दे दिए। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसीलिए इनको बोलते हैं S&D ओवरहेड्स। स्प्लिट भी कर सकते हैं, सेलिंग अलग और डिस्ट्रीब्यूशन अलग। सेलिंग जिससे रीच बढ़ती है आपके, आप एडवर्टीजमेंट करते हो, सेल्समैन को कमीशन देते हो, सेल्समैन ट्रैवल करता है, वो सारे एक्सपेंसेस। डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स को पहुंचाने के खर्चे, कैरेज आउटवर्ड, सेकेंडरी पैकिंग, वो सारे डिस्ट्रीब्यूशन, डिलीवरी वैन के एक्सपेंसेस, वो सारे डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में आएंगे। वेयर हाउस के एक्सपेंसेस, स्टोर करने के लिए फिनिश गुड्स को। लेट्स से इट्स 500, 4,500 एंड 1 लाख, कितना कर दें, ये हो गया 60, 4, 6, 3,44,500। लेट्स सी टोटल कितनी आती है। दिस इज टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो हमने वैल्यूएशन ऑफ फिनिश गुड सीखा, हमने बेसिक फॉर्मेट भी सीखा। कितना कितना आ गया जी, 85,500 प्लस 5 लाख प्लस 344,500 इक्वल्स टू 89 लैक्स। कितने यूनिट्स की कॉस्ट है ये कॉस्ट है 10,500 यूनिट की, जो कस्टमर के घर तक पहुंच चुके हैं, कस्टमर के घर तक पहुंच गए हैं। इसमें अब ऐड होगा प्रॉफिट और लेस हो जाएगा लॉस। लेट्स से 11 लाख का प्रॉफिट किया है हमने, तो ये हो गई आपकी सेल्स नेट ऑफ रिटर्न्स। अगर कोई सेल्स रिटर्न है वो नेट ऑफ हो जाएंगे। कितने यूनिट, 10,500। अच्छा, ये तो अपन को एक काम करते हैं, इसको 16 कर देते हैं, 16,000 कर देते हैं, राउंड ऑफ आ जाएगा 16,000, 16 लाख। सो दिस इज इक्वल्स टू 1 करोड़ 5 लाख। ये यानी कि आपने एक यूनिट कितने में बेचा है, 1 करोड़ 5 लाख डिवाइडेड बाय 10,500, एक यूनिट 1,000 रुपए में बेचा है। दिस इज द वे आप अपनी सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करोगे कि जी 1,000 में बेचूंगा तो मुझे कितना प्रॉफिट आएगा। ये हमारा कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है, जिसमें एडमिन आ गया, जनरल, ये S&D हो गए, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ सेल, प्रॉफिट एंड सेल्स लेस रिटर्न। सो होपफुली सबको फॉर्मेट समझ में आया। अभी हमें आइटम पढ़ने बाकी है और कॉस्ट शीट के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन शुरू करूं उससे पहले एक बार इलस्ट्रेशन 3 पढ़िएगा, डिस्कस मैं वापस करूंगा नेक्स्ट सेशन में। सेकंड, आपको ये वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक की प्रैक्टिस जरूर करिए एक बार वापस। नेक्स्ट, फॉर्मेट याद होना चाहिए, अब पक्के से याद होना चाहिए। ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज प्लस कैरेज इनवर्ड माइनस परचेज रिटर्न माइनस सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल माइनस
परचेज रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल 6 आइटम है, ऊपर वाले में 6 आइटम है। दिस इज RM कंज्यूम्ड, उसमें डायरेक्ट लेबर इंक्लूडिंग बोनस अलाउंस वो सब आ जाएंगे, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, ये ध्यान रखिएगा, रॉयल्टी, ड्राइंग्स, डिजाइन, जॉब वर्क चार्जेस, पावर फ्यूल, जो डायरेक्टली ट्रेसेबल है वो सब इसमें इंक्लूड होंगे। देन इट्स कॉल्ड प्राइम कॉस्ट, उसमें फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब होंगे। फैक्ट्री से रिलेटेड सारे एक्सपेंस अगर 1 बाय 1 आइटम वाइज दिए तो उनको इंटरनल कॉलम में ऐड अप कर देंगे, इसीलिए हमने इंटरनल कॉलम ये अमाउंट बनाया है, जैसे हमने रॉ मटेरियल के केस में किया। दिस इज कॉल्ड एज ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट में ओपनिंग क्लोजिंग WIP गिवन ही होगा, इसको चैप्टर में वैल्यूएशन नहीं है, नेट विल बी कॉल्ड एज नेट वर्क्स कॉस्ट। फिर आएंगे स्पेशल 5, स्पेशल 5 विल गिव, फाइनली आएगा COP। COP में ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट होगा फिनिश्ड गुड का। बीच में कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल बनाए तो भी ठीक, ना बनाए तो भी ठीक, पर वेटेड एवरेज के लिए काम आ जाता है, क्योंकि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल वाली ही प्राइस थी, इसलिए वो काम आता, बनाना चाहिए मेरे हिसाब से। नेक्स्ट, उसके बाद में आपका जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड देन S&D, देन टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट एंड देन सेल्स। अब ये पर यूनिट का कॉलम का क्या करें, तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो पर यूनिट कॉलम का आगे लगे हुए प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं। पर यूनिट, एक यूनिट बनाने का क्या खर्चा है और बेचने का क्या खर्चा है। अब यहां बात समझिए, यूनिट प्रोड्यूस अलग है, प्रोड्यूस किए हैं आपने 10, ये है यूनिट COP, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दिस इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और ये है यूनिट प्रोड्यूस्ड 10,000, जबकि बेचे हैं 10,500, सोल्ड है। दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सोल्ड और प्रोडक्शन यूनिट में डिफरेंस है, और कॉस्ट शीट दोनों का समरी है, दोनों कंसोलिडेट हुए, यूनिट प्रोड्यूस भी है और सोल्ड भी है। तो ये 57 लाख किसके लगे हैं, प्रोडक्शन के लगे हैं या सोल्ड के लगे हैं। सोल्ड तो 500 ओपनिंग वाले भी किए, 500 थे ना, 1000 थे, 10,000 थे ओपनिंग, 10,000 बने, टोटल 11,000 थे, उसमें से 500 रह गए और क्लोजिंग बेचने गए 10,500। ये 57 लाख किसका है, WIP नहीं, ये 57 लाख कितने यूनिट्स के बराबर का है, 10,000 यूनिट का। तो एक यूनिट कितने का हुआ, 570 का मटेरियल लगा, 110 की लेबर लगी, 20 का ओवरहेड लगा, डायरेक्ट एक्सपेंस लगा, यानी एक यूनिट का डायरेक्ट कॉस्ट 700 के बराबर हुआ। ये 10,000 से डिवाइड हो रहा है, यूनिट प्रोड्यूस से डिवाइड हो रहा है, ये अभी तक प्रोडक्शन चल रहा है इसलिए 10,000 यूनिट। फिर 5 रुपए के फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब है, एक यूनिट पे 75 रुपए का 750 रुपए, 705 रुपए, सॉरी 10,000 है ना, 50, 750 रुपए का एक्सपेंस लग चुका, अभी यूनिट बन रहे। यहां एडजस्टमेंट नहीं करिएगा, ये यूनिट्स ना तो बने हैं ना बिके हैं, ये मशीन में चल रहे, पर जो मशीन से बाहर आए अब वो एक यूनिट कितने का रह गया है, 740, इसलिए यहां कोई एडलेस नहीं करिएगा, इसलिए बोल रहा हूं एडलेस नहीं करना चाहिए। लास्ट कॉलम में वो डिवाइड कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, टोटल अमाउंट को यूनिट से डिवाइड कर रहे हैं। कौन से यूनिट, प्रोडक्शन यूनिट। 10,000 है, 2 रुपए, 3 रुपए, 22 रुपए, 4 रुपए की रिकवरी हुई, 6 रुपए और लग गए, यानी अब कितना लगा है, 769 का एक यूनिट। 740 प्लस 2 742, 3 745 प्लस 4 22, 745 में 22 रुपए और ऐड हो गए, माइनस 4 रुपए की रिकवरी आ गई, प्लस 6 रुपए और लग गए, तो नेट नेट एक यूनिट कितने का हो गया, 769। और वही हमने रेट भी निकाली थी, 7690,000 डिवाइडेड बाय 10,000 यूनिट इज योर 769। ओपनिंग 750 की रेट से थे, इसको 7 क्या रेट निकाली थी हमने, 767.27, 767.27। ये देखिए ऐड नहीं हुए, 769 में 750 ऐड करते तो कहीं 1500 के ऊपर निकल जाता, इसका मतलब ये ऐड लेस नहीं हो रहा, ये सिर्फ डिवाइड हो रहा है अपने रेस्पेक्टिव यूनिट से। COP के ऊपर ये जो COP और COGS का ये जो ब्लॉक है, ये यूनिट्स को सेग्रीगेट करता है। इसके ऊपर याद रखिएगा, COP के ऊपर सब यूनिट प्रोड्यूस पे चल रहा है,
सीओजीएस के नीचे अब यूनिट प्रोड्यूस की बात ही नहीं है, अब ये वो यूनिट्स है जो बेचने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यहां पर अभी आपने फीफो से वैल्यूएशन किया है तो 769 से वैल्यूएशन की, फीफो किया था ना, 769 मल्टीप्लाइड बाय 500, 769 मल्टीप्लाइड बाय 500, हाँ जी 769 से वैल्यू। अब माइनस करोगे तो नेगेटिव हो जाता है, यानी प्लस माइनस नहीं हो रहा है। अब अगर आप प्राइस निकालोगे तो ये ना तो 769 आएगी, ना 750 आएगी, ना 767 आएगी, वो तभी आती है जब से वेटेड एवरेज चलता है। 80,55,500 टोटल सीओजीएस है, 10,500 यूनिट जो बिकने के लिए आगे बढ़ गए हैं, यानी एक यूनिट बना अब आपके 767.19। अब बात समझिए, सीओपी के ऊपर यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, कॉक्स के नीचे यूनिट्स सोल्ड से डिवाइड। अब वो हर चीज सोल्ड पे है, 10,500 बिकने गए, 5 लाख रुपए लग गए, डिवाइडेड बाय 10,500। एक यूनिट बेचने का जनरल एडमिन कितना लगा, 47.62, 344,500 डिवाइडेड बाय 10,500, एक यूनिट का लगा जी 32.81। सो ओवरऑल कॉस्टिंग कितनी पड़ी, या तो आप 89 लाख को डिवाइड कर दीजिए 10,500 से, यू विल गेट 847.62, या फिर अब आप इन आइटम को भी देखेंगे, ऐड करेंगे, 767.19 लगा एक यूनिट बेचने का, प्लस 47.62 लगा, प्लस 32.81 लगा, सेम वैल्यू। 1000 में बेचा है, माइनस प्लस 1000, तो यू गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 152.38। चाहे तो 16 लाख को डिवाइड कर दें 10,500 से, यू गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 152.38। तो पर यूनिट का कॉलम कैसे बनाना है, सीओपी के ऊपर वाले सारे आइटम किससे डिवाइड कर दीजिए, यूनिट प्रोड्यूस से, और सीओजीएस के नीचे वाले सारे आइटम किससे डिवाइड हो जाएंगे, यूनिट सोल्ड के, क्योंकि उसके नीचे 10,500 पे कॉस्ट लग रही है और सीओपी के ऊपर 10,000 यूनिट पे कॉस्ट लग रही थी। ध्यान रखिएगा ऐड लेस नहीं करना है, क्योंकि ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का एडजस्टमेंट इंपैक्ट करेगा। क्लोजिंग स्टॉक, फिनिश गुड का स्टॉक, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का फिनिश गुड का स्टॉक भी प्लस माइनस को इंपैक्ट कर जाएगा। तो प्लस माइनस तो है ही नहीं, ये मान के चलिए डिवीजन से पर यूनिट कैलकुलेट हो रहा है, तो साथ कैलकुलेट मत करिए अमाउंट को भी और पर यूनिट को भी, आप तो अमाउंट कंप्लीट करिए फिर डिवाइड करके पर यूनिट निकाल लीजिए। तो इसी के साथ हमारा ये कॉस्ट शीट कंप्लीट हुआ, बेसिक फॉर्मेट, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड फ्रॉम फीफो लीफो वेटेड एवरेज कंप्लीट हुआ। मेजॉरिटी क्वेश्चन में फीफो है या वेटेड एवरेज है, आना चाहिए। लीफो जनरली नहीं पूछते पर कभी कभी वो भी आ जाता है, तो कैलकुलेशन तो आना चाहिए। अगर 500 यूनिट होते या 1500 होते तो फिर क्या करते। तो इसी के साथ आज का सेशन क्लोज करते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम वापस करते हैं, क्वेश्चंस 1 to 4 और ये वाला इलस्ट्रेशन डिस्कस करेंगे, एंड 1 to 4 भी क्वेश्चन लेंगे क्लास में। तो डन फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, टेक केयर, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं क्वेश्चन 1 to 4 के लिए, डन।